वेल स्टूडेंट्स, आज हमारे चैप्टर पीपल एज रिसोर्स में आज की हमारी लास्ट वीडियो होगी और इसमें हम अपनी बुक एनसीईआरटी के करीब करीब हर पेज को कवर कर चुके होंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है हेल्थ। देखिए, हेल्थ के कुछ इंडिकेटर बताए हुए हैं हमारी बुक में। उनमें से पहला इंडिकेटर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? वेल, इन्फेंट मीन्स शिशु, जो बच्चा है उसे इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मोर्टेलिटी मीन्स मरना। देखिए, अगर कोई बच्चा बर्थ लेता है और अपना फर्स्ट बर्थडे आने से पहले, उसका फर्स्ट बर्थडे कब आएगा? उसका फर्स्ट बर्थडे आएगा जब वो 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रॉम द बर्थ टू फर्स्ट ईयर, अपना फर्स्ट बर्थडे आने से पहले, यानी कि बर्थ के जन्म के 1 साल के अंदर 1 साल भी अगर पूरा नहीं होता है, इसके अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है कहीं पर भी, यानी अपना फर्स्ट बर्थडे आने से पहले बच्चा अगर डेथ कर जाता है, मर जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 बच्चे, यानी जिन बच्चों की बर्थ हुई है, ऐसे हम 1000 बच्चों को ले लेंगे और इन 1000 में से कितने बच्चे मरते हैं, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी व्हेन इज कैलकुलेटेड ऑन द पर 1000 बर्थ चाइल्ड। अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है तो उनमें से कितने बच्चे मर रहे हैं, उसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो देखिए, हमने ये देखा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1951 में था 147, यानी कि हर 1000 जन्मे बच्चों पर 147 बच्चे मर जाते थे 1951 में। लेकिन 2018 के आते आते ये घटकर कितना रह गया है? 32। देखिए, सिंपल ऐसे ही हमारे पास बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट क्या है? इट्स अ नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक निश्चित समय में, एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड में जितने भी 1000 लोग होंगे, यानी कि वैसे तो बहुत सारे लोग होंगे, अब हम इन पूरी पॉपुलेशन का, इस टाइम पीरियड में जितने भी पॉपुलेशन है, 1000 के हम बैच बना देते हैं। तो एक बैच हमारा कितने का बन गया है? एक बैच हमारा बना है 1000 का। तो 1000 पीपल पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, ये हमारा होता है बर्थ रेट। और सेम 1000 पीपल पर कितने बच्चे मर गए, ये हमारा होता है डेथ रेट। सॉरी, कितने लोग मर गए, ये हमारा होता है डेथ रेट। ठीक है, एक होता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो अनुमानित उम्र है, यानी कि वो एक्सपेक्टेड लाइफ है जो हम प्रिवेलिंग हेल्थ कंडीशंस में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बोर्न बेबी जिएगा। ठीक है, तो हमारे देश में फ़िलहाल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एक्सपेक्टेड लाइफ है, वो है 69 ईयर्स। तो कुछ इंडिकेटर्स थे हेल्थ के। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, ये जो हेल्थ है, इसका क्या कोई रोल होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? तो आइए इसके पॉइंट देखते हैं। देखिए, हेल्थ केवल फिजिकल फिटनेस से ही हमारा मतलब नहीं होता है। हेल्थ केवल एक ह्यूमन बीइंग के फिजिकल एस्पेक्ट को ही कवर नहीं करता है। हेल्थ जो है हमारे मेंटल, इकोनॉमिकल एंड सोशल वेलबींग सबको कवर करते हुए चलता है। ठीक है, हेल्थ अगर अच्छी होगी तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी, हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। देखिए, केवल एक हेल्दी पर्सन ही अपनी जॉब से जस्टिस कर सकता है। अगर एक पर्सन अनहेल्दी है, वो इल है, तो वो कभी भी रेगुलर अपने जॉब पर नहीं जा पाएगा और ना ही वो उस जॉब को इतनी एफिशिएंसी से कर पाएगा। देखिए, एक अनहेल्दी पीपल लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी मीन्स एक खर्चा, वो चीज़ें जो एक गवर्नमेंट को चुकानी पड़ रही हैं। जबकि एक हेल्दी पर्सन एक एसेट होता है। एसेट वो चीज़ होती है जिससे हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अनहेल्दी पीपल एक लायबिलिटी है, जैसे कि लोन, जिसको कि हमें पे ऑफ करना ही है। गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी बन जाता है, जिससे गवर्नमेंट पे ऑफ करती रहती है अपने अलग अलग तरीके के खर्चों में। जबकि एक हेल्दी पीपल गवर्नमेंट के लिए एसेट होता है, कुछ ऐसा होता है जिससे गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्टिव कर सके।
देखिए जिसकी हेल्थ इंक्रीज़ होगी उसी की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी और उसी की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। हेल्थ हमारे लिए रास्ते खोलती है, अच्छी हेल्थ, कि हम ज़्यादा इनकम कर सकें। ठीक है, तो ये हेल्थ का रोल था। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी में जहाँ पर जो लोग एबल हैं काम करने के, जहाँ पे जो लोग एबल हैं काम करने के, दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, वो काबिल तो हैं ही, साथ साथ में वो इच्छुक भी हैं, यानी कि उनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड डिग्री है, यानी कि वो एबल हैं। और विलिंग टू वर्क है मतलब कि उनका इच्छा है काम करने की, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी करंट वेज रेट का यहाँ पे मतलब है अगर वह काम करते हैं तो उन्हें कितना रिटर्न दिया जाएगा, उनकी सैलरी या वेजेस कितनी होंगी। करंट वेज रेट पर जो लोग विलिंग हैं काम करने को, एबल हैं काम करने को, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें कैन नॉट फाइंड द जॉब, उन्हें फिर भी जॉब नहीं मिल पा रहा। एक बार वापस बताते हैं कि अगर करंट वेज रेट पे लोग एबल हैं और विलिंग है काम करने को, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड। और याद रखिएगा, अनएम्प्लॉयड भी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के ही लोगों को मानते हैं, जैसे कि 15 to 59 ईयर्स के लोगों को अनएम्प्लॉयड मानेंगे। जैसे अगर आपके घर में कोई 12 साल का आपका छोटा भाई या बहन है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर नहीं आता। अगर आपके घर में आपकी दादी हैं जो काम नहीं कर सकती, सी इज़ नॉट एबल टू वर्क, क्योंकि वो काफ़ी बीमार है या काफ़ी एजेड हैं, ठीक है, तो वो भी अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आएंगी। अगर आपके घर में आपकी मम्मी हैं जो कि एबल तो हैं लेकिन उनकी इच्छा नहीं है काम करने की, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में सिर्फ वो लोग आएंगे जो कि एबल भी हों, विलिंग भी हों, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही हो। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कई टाइप का होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला टाइप है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये ज़्यादातर इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरिया में पाया जाता है, ठीक है, और इसमें रूरल एरिया में पाया जाता है। और इसमें होता यह है कि ज़्यादातर हमारे रूरल एरिया में क्या होता है कि जब सोइंग सीज़न होता है, जब खेती की बुआई होती है, तो यहाँ पे हो गया सोइंग सीज़न, उसके बाद हार्वेस्टिंग सीज़न आता है। देखिए सोइंग सीज़न के टाइम पर और हार्वेस्टिंग के टाइम पर काफ़ी काम होते हैं, लेकिन इस बीच में, इस ड्यूरेशन में कोई ख़ास काम नहीं होता। इसे हम कहते हैं ऑफ टाइम वहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब रेनी सीज़न चलता है तभी भी खेत में इतना कोई काम नहीं होता, तो रेनी सीज़न ज़्यादातर नौकरियों के लिए रूरल इंडिया में ऑफ टाइम होता है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब एक पर्सन को जॉब मिले कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए जॉब मिले और फिर कुछ समय के लिए उसे जॉब ना मिले बिकॉज ऑफ द ऑफ टाइम ऑफ द नेचर, ठीक है, nature of the occupation what he or she is doing. नेक्स्ट वन इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। वेल डिस्गाइज भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए किसी के पास कोई खेत है और इस खेत में काम करने के लिए हमें 3 आदमियों की रिक्वायरमेंट है, 1, 2 और 3, लेकिन उस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और 5 के 5 किस जगह काम कर रहे हैं? इसी खेत में काम कर रहे हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, इस खेत में हमें रिक्वायरमेंट कितने लोगों की है? 3। काम कितने लोग कर रहे हैं? 5। तो ये जो 2 लोग हैं बीच में, ये एक्स्ट्रा हैं, इनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर फिर भी ये लोग इसी जगह काम कर रहे हैं। तो ये जो 2 लोग हैं ये हमारे लिए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट वन इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ मोर कॉमन इन अर्बन एरियाज, ठीक है, वेयर पीपल यूथ हैव डिग्री but they do not have the required technical skill, to perform the job। इस तरह से जब कभी होता है कि आपके पास डिग्री तो हो मगर आपके पास कोई स्किल ना हो
काम करने की, तो उसे हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ ड्रॉबैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या ड्रॉबैक या क्या क्या नुकसान हैं। देखिए, जब भी कभी अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो कुछ लोग खाली रहते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता। इससे पहली तो यह है कि जो मैन पावर है हमारी, उसका वेस्टेज होता है। मैन पावर का हमारे लिए वेस्टेज होता है। देखिए, जो लोग हमारे लिए एसेट्स हो सकते थे अगर वो कुछ काम करते, तो अब वो हमारे लिए लाइबिलिटी, हमारे लिए खर्चा, हमारे लिए नुकसान बन के रह जाते हैं। देखिए, जब किसी के पास रोज़गार नहीं होता है तो उसके पास एक फीलिंग रहती है होपलेसनेस की, यानी कि वो सारी होप को छोड़ चुका होता है। इससे मेंटल हेल्थ भी बिगड़ती है एक पर्सन की। जो लोग बेरोज़गार होते हैं, अल्टीमेटली उन्हें रोज़गार देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, और जितने नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड बढ़ते जाएंगे उतना ही गवर्नमेंट के ऊपर इकोनॉमिक लोड बढ़ता जाएगा उन लोगों को फीड करने के लिए। देखिए, अगर एक पर्सन काम करता है तो वो अर्निंग करेगा और अर्निंग से उसकी लाइफ अच्छी होगी, लेकिन अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो अर्निंग भी नहीं होगी और इसलिए उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डाउनफॉल की तरफ जाएगी। जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो केवल वो अनएम्प्लॉयड ही नहीं होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ तो बढ़ता जाता है, लेकिन उन लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सब चीज़ों के जो ग्राफ है वो नीचे गिरता चला जाता है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट डालती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट पूरी इकोनॉमी के ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डाल के रहती है। ठीक है, देखिए, कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या कॉज हैं, क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के। सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में एक मेन कॉज क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये बड़ा ही कॉमन सा कॉज है। एक छोटी सी एग्जांपल है कि हम हर साल करीब करीब 2 करोड़ के उस पर 2 करोड़ के एवरेज से बढ़ रहे हैं। एवरेज नंबर है जो पर ईयर हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ का, वो ऑन एन एवरेज 2 करोड़ से। क्या किसी भी गवर्नमेंट के पास ऐसा हो सकता है कि वो हर साल 2 करोड़ लोगों को और नौकरियां दे सके? ऐसा नहीं हो सकता। हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, अभी हमने पढ़ा था एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इज़ a defect of our education system where our children get degree but they do not get any skillful vocational knowledge from which they can earn। हमारे एजुकेशन सिस्टम एक रटने की टेक्निक पर फोकस करता है। ठीक है, रोट लर्निंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और इस वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चे डिग्रियां तो लेकर निकलते हैं लेकिन उन्हें कोई प्रैक्टिकल, कोई वोकेशनल नॉलेज नहीं होती। इस वजह भी बेरोज़गारी बढ़ती है। देखिए, हमारे कंट्री की डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे यहाँ जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर हैं एग्रीकल्चर से, इन सेक्टर का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% ऑफ पॉपुलेशन आर स्टिल, मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ इनकम है वो बहुत ही कम है और इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। जैसे हमने अभी पढ़ा सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। देखिए, माइग्रेशन, जो लोग यहाँ पे कुछ टेक्निकल अच्छा पढ़ लेते हैं वो लोग यहाँ से चले जाते हैं बाहर। ठीक है, तो हमारे पास जो है अच्छे काबिल लोग बहुत कम क्वांटिटी में बच जाते हैं क्योंकि कुछ लोग हमारे बाहर चले जाते हैं। तो माइग्रेशन की भी एक वजह है जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है। एक और एग्जांपल है माइग्रेशन का। सपोज़ कीजिए कि किसी जगह पर जॉब अवेलेबल है, फैक्ट्रियाँ हैं, तो इन फैक्ट्रियों पर, सपोज़ कीजिए कहीं पर फैक्ट्रियाँ, तो इन फैक्ट्रियों पे हर जगह से लोग आना शुरू हो जाएंगे, माइग्रेट करेंगे। और जब ये लोग माइग्रेट करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेबर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी तो लेबर का रेट
कम होगा या कुछ लोगों के पास जॉब नहीं होगी। तो माइग्रेशन से भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ये आज का हमारा टॉपिक था और यहाँ तक हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। पूरी कंप्लीट वीडियो देखिए, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।